एक सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति होने के नाते अपनी बेटी के दरवाजे पर पड़े रहना, यह मुझे कहीं से भी स्वीकार नहीं है। हमारे साथ एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साहब हैं। अब इनकी दुखदाई दास्तान को सुनिएगा, प्रसंग को सुनिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि आज के समय में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे बेटे हैं जिस बेटे को इन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया और इस योग्य बना दिया कि आज उस बेटे के लिए ये कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब इनकी जो कहानी है, इनका जो दुखड़ा है, मैं इनसे ही जानना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ, थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर केशव कुमार सिंह है। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद सिंह, वो जिला के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे और 1942-47 के बीच क्रांति, अगस्त क्रांति जो हुई, उस अगस्त क्रांति में उनकी भूमिका अहम रही और उन्हें काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। अभी सर आपके साथ क्या परेशानी चल रही है? मेरे साथ परेशानी यही है कि मेरी पत्नी के निधन के बाद हमारे पुत्र और पुत्रवधू हम पर दबाव बनाने लगे कि आप अपनी पूरी संपत्ति हमको लिख दें, और हमने इनकार किया तो मेरे लिए जीवन दूभर कर दिया उन लोगों ने। मेरी स्थिति यही रही कि किसी तरह संघर्ष करके मैंने 2 वर्ष तो गुजारे, लेकिन 2023 से बहुत आक्रामक उन्होंने अपना रवैया अपना लिया और मेरे साथ अनगिनत बार दुर्व्यवहार किया। मुझे मेरे ही ऊपर के कमरों में ग्रिल लॉक करके हमको जो है सो बंद कर दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। कुछ बार तो सामाजिक लोगों को फ़ोन करने पर आकर उन लोगों ने आकर उनको कह सुनकर रिलीज़ कराया। लेकिन दोबारा 23 में एक ऐसी स्थिति भी आई कि जब हमने उन लोगों को फ़ोन नहीं करके पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, हलई थाना आई, आकर के उसने हमको रिलीज़ कराया और हमने कहा कि भाई आप हमारा FIR नोट कीजिए, इस तरह से कब तक हम जिंदा रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि बाप बेटे का मामला है, बाप बेटे का मामला है, आपस में बैठ करके सलट लीजिएगा। और कल होकर के जब थाना प्रभारी आते हैं तो उनके सामने वो मुझे जलील करने लगा, और जलीलता की सीमा तब लांघ गया जब उसने पुलिस के सामने और 2-4 लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसने कहा कि ये चरित्रहीन है, दुष्चरित्र है। आपके बारे में? हमारे बारे में ये दुष्चरित्र है और ये जो है ये नशेबाज है, नशा पीता है और हमको संपत्ति छोड़ नहीं रहा है। पुलिस के सामने कहा और वो लोग सुनते रहे। हमारी स्थिति यही है आज के डेट में कि ना मैं घर का हूँ ना घाट का हूँ। घर में घुसने के लिए हमको जाने नहीं देते हैं। हमारी गाड़ियाँ उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी हैं। मैंने पुलिस को अभी रिसेंटली आवेदन दिया है, आज से 14 तारीख को, पिछले 14 तारीख को। अभी उस पर कार्यवाही चल ही रही है। मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि पुलिस मुझे बुलाए। मैंने जाकर जो आईओ थे उनको अपना पूरी दास्तान मैंने सुना भी दी, लेकिन आज भी मैं इंतज़ार कर रहा हूं। आज ही का डेट था कि भाई आज आपको बुलाया जाएगा और आपको हम गाड़ी दिलवाएंगे और इस पूरी समस्या का निदान हम सोचेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि मैं इस स्थिति में हूँ कि विगत लगभग मार्च अप्रैल 2023 से ही मैं बीमार पड़ के अपनी बेटी के शरण में गया और मेरी बेटी अमृता प्रीतम वही आज मुझे जीने का सहारा बनी हुई है और उसी ने हमको जिंदा किया वापस। मैं भयंकर रूप से गोल्ड टीवी का शिकार हो गया था। मेरे मुंह से खून आ रहा था। मैं इलाज के लिए जा रहा था तो मेरे साथ रोका गया, मुझको धक्का मुक्की की गई। 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब पुलिस को मैंने फ़ोन किया, 112 नंबर ने हमसे पूछा तो हमने कहा कि उन लोगों ने कहा कि आप कहाँ हैं। हम कहा कि हमको ट्रेन पकड़ना है वादा शाम, हम अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। वहीं 1-2 लोगों ने बीच बिचाव कर हमको गाड़ी में बैठा दिया और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने जाकर थाना पर जो प्रभारी थे उनको मैंने खोजा तो वो नहीं मिले और मैंने थाना पर एक अपना आवेदन रख दिया, एक FIR लॉन्च किया मैंने, लेकिन इस आशा में कि शायद उस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं अपने चिकित्सा कराने वहाँ गया। आज के डेट में यही है कि आज पूरी परिसंपत्ति का एकमात्र अपने पिता का इकलौता पुत्र होने के कारण वारिस होते हुए भी आज उन संपूर्ण परिसंपत्ति पर उन्होंने दबंगतापूर्वक अपना कब्जा कर लिया है। हमारे सारे ठेकेदारों को भगाकर अपने स्तर से उन्होंने ठेकेदार रख लिया है, उनसे पैसा वसूल रहे हैं और हम मात्र पत्नी के 30% पेंशन पर जिंदा रहने के लिए विवश हैं। हर महीना जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने बयान करने में मुझे कोई झिझक नहीं है
कि हमारा तो केवल दवा का खर्च 14,500 रुपया महीना आ रहा है उस वर्तमान में। और मैं कैसे जो है सो जिंदा रहूं। मुझे होटल में रहना पड़ा है, हमारे पास होटल के स्लिप्स हैं। मैं समस्तीपुर के होटल में एक बार नहीं 3 बार रहा हूं। और आज के डेट में किसी बहुत बड़े शुभचिंतक ने मुझको उस अवस्था में देखकर अपने घर में मुझे पनाह दी है। मैं उसी के घर में अभी रह रहा हूं और उसी के स्तर से व्यवस्थित होकर के मैं 2 रोटी पा रहा हूं। हमारे पास 4-5 नौकर हमेशा और ड्राइवर रहते थे, सबको धमका कर भगा दिया गया। खाना बनाने वाली को घर जाकर धमकाया जाता था कि अगर तुम खाना बनाने जाओगे तो तुमको जलील कर देंगे हम। अंत में हमारी स्थिति यह हो गई कि हमको छोड़कर घर अपने बेटी ने हमको कहा कि आप मर जाइए भोजन के बगैर, पापा आप चले आइए मेरे पास। मैं उसके पास गया और जाकर वहाँ मैं शेल्टर ले रहा हूँ। बीच में मेरे स्टोर का ताला तोड़ दिया गया, तोड़ करके जो है सो बाज़ाब्ता फेसबुक पर अपलोड करके हमको दिखलाया गया। मैंने बाई पोस्ट वहाँ से एक आवेदन भेजा, तो आवेदन के बाद जो पुलिस वहाँ गई उसने हमसे बात किया और हमको कहा कि ताला तोड़ा नहीं गया है, खोला गया। हमने कहा कि चाबी मेरे पास है तो ताला खोला कैसे गया, ताला तो तोड़ दिया गया। आज उसी रूम में बंद मेरी गाड़ी, एक बाइक है उस रूम में बंद, मेरा एक 4 चक्का है, मेरे नाम से मेरा ट्रैक्टर है जिस ट्रैक्टर की चाबी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है और वो उसी ट्रैक्टर से हमारी परिसंपत्ति को वो जोत रहे हैं और आज हम दर-दर के भिखारी बने हुए घूम रहे हैं। हमारे पास न जीने के लिए कोई विशिष्ट साधन है और न किसी का सहयोग और सहारा है। अगर सहारा है तो मैं उन्मुक्त कंठ से कहता हूं कि आज अगर वो मेरी बेटी नहीं होती तो मैं शायद अपनी इस दुनिया को छोड़ चुका होता। मेहरबानी हमारे उस बेटी की है जिसने मुझे जिंदा वापस खींचा। और आज हमारी स्थिति यही है कि ये सब जगह लोगों को घूम घूम करके कहते हैं कि वो परिसंपत्ति अपनी बेटी को लिख देना चाहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसी बारे में न सोचा है। और मैं अगर ऐसा सोचूं भी तो हमारी बेटी धार्मिक मान्यताओं को मानने वाली गायत्री परिवार से जुड़ी हुई एक विदुषी है जो साफ शब्दों में कहती है कि मुझे उस परिसंपत्ति से कहीं नहीं लेना देना है, मुझे उस परिसंपत्ति नहीं, मुझे अपने पिता की ज़िंदगी चाहिए। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में प्रशासन से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की उदासीनता के कारण ही तो आज हमारी ये स्थिति बनी हुई है। मैंने 3 बार मैंने मिलकर एसपी साहब को आवेदन दिया था। उन्होंने हमको कहा था, पूछा था हमसे कि क्या बेटे ने आप पर हाथ भी चलाया? मैंने कहा कि हाँ चलाया है। तो बेटे के प्रति क्या मोह भी है आपको? मैं जो बोला हूँ आप लोगों के माध्यम से सुन लीजिए। मैंने कहा कि कैसा मोह, कैसा बेटा, कौन बेटा? जो बेटा दर-दर का भिखारी बना दे वो बेटा कैसे हो सकता है? मैं होटल में रहकर जी रहा हूँ श्रीमान, इसी समस्तीपुर में आदर्श नगर में मेरा मकान है, मेरा पैतृक आवास है। उस पैतृक आवास पर भी उन्होंने कब्जा करके किराया लगा रखा है और एक रूम बचा हुआ था उस पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। मैं होटल में रहने पर भी बस हूँ, मैं आर्थिक रूप से बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर आदेश करते हैं। मैं प्रतीक्षा करता रहा। 3 महीने बाद नवंबर में जब मैं आया और उस पर कोई कार्यवाही उस तरह की मुझे नहीं दिखी तो मैंने पुनः उनसे मिलना चाहा, लेकिन संजोग से उस दिन वो जनता दरबार में अपने उपस्थित नहीं हुए। मुख्यालय डीएसपी अमित बाबू थे, उन्होंने हमसे लगभग 8 मिनट तक सारा क्रॉस डिस्कशन किया और हमको समझाने की कोशिश की कि भाई बेटा के खिलाफ इतना काहे आप व्यस्त हो गए हैं, बेटा बहू के खिलाफ। हमने कहा कि हम किसी के खिलाफ व्यस्त नहीं हैं, हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि मेरे जीवन काल तक मेरी परिसंपत्तियाँ मुझे हासिल हो और मुझको जीने दिया जाए। क्या एक बुजुर्ग नागरिक को, एक प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति को इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है? क्या आप मुझे जीने की भी आज़ादी नहीं दे सकते हैं? क्या आप हमको सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए जीना बेकार है। क्यों मैं जिंदा हूँ? मैं बार बार इसी बात पर गहन मंथन करता हूँ कि क्या मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है? हो सकता है आप लोगों को मेरी यह बात बुरी लग रही हो, लेकिन चूँकि मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और गुरुदेव मेरे आचार्य श्री राम शर्मा बार बार हम लोगों को यह दर्शन देते रहे कि आत्महत्या कायरता है। बावजूद इसके मैंने जनवरी में एक बाई पोस्ट वहाँ से मैंने एसपी साहब को भेजा और हमको उसमें लिखना पड़ा कि श्रीमान यदि आप लोग अभी सुनवाई नहीं करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे विवश होकर आपके कार्यालय मुख्यालय में आकर आत्मदाह के लिए विवश होना पड़े। ये सारी बातें अपनी जगह पर बिल्कुल अक्षरशः सत्य हैं। जो मैंने कहा है उन तमाम चीज़ों के प्रमाण मेरे पास हैं, सारे आवेदन मेरे पास हैं। आज भी मैं थाना के फ़ोन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि वो कब मुझे बुलाते हैं और मुझे मेरी गाड़ी और मेरा बाइक मुझको दिलवाते हैं ताकि मैं घूमकर अपना कोई काम कर सकूं। मैं कब तक, आज तक जिस उम्र में हूं और जिस तरह से बीमारियों का शिकार हूं, मुझे गोल टीबी हो गया था,
ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क स्लीप, इन तमाम बीमारियों का ग्रस्त मैं पब्लिक कन्वीनियंस से इधर उधर भटकने पर विवश हूँ। क्या यही मेरी ज़िंदगी होनी चाहिए? एक मैं वित्तरहित कॉलेज से सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ, मेरा अपना कोई पेंशन नहीं है। पत्नी का जो भी पेंशन मिलता था वो इस फरवरी माह से 30% पर आकर अटक गया, जो मेरे दवा के खर्च के लिए भी उचित नहीं है। इतनी तमाम परिसंपत्तियों के रहते हुए एक नागरिक को, हमारे जैसे नागरिक को यदि इस तरह दर दर की ठोकरें खाने पड़ने पर विवश होना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि यह आज के समाज की जो विगलित मानसिकता है वह स्वतः सिद्ध हो जाती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ढेरों चल एवं अचल संपत्ति के रहते हुए इन्हें अपने जगह पे नहीं रहने दिया जाता है। ना ये समस्तीपुर में रह सकते हैं जहां पे इनका अपना मकान है, ना ही जहां पे इनका पैतृक घर है, ना ही वहां पे ये रह सकते हैं। अब समझिए कि अपना इतना संपत्ति होने के बावजूद, अपना घर होने के बावजूद इनको बेटी के यहाँ जाके रहना पड़ता है, इनको होटल में जाके रहना पड़ता है। ये क्या है सर? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब बेटे को ये पता है कि इनके बाद जो भी आपका संपत्ति है वो उनका स्वतः हो जाएगा, तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? कई लोगों के सामने उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये कितना दिन जिएंगे पता नहीं, हमको तो सब कुछ अभी चाहिए, सब कुछ हमको अभी चाहिए। गलत है ये नहीं होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि स्वतः उनको ये सब कुछ मिलेगा, जो भी इनका संपत्ति है, जो भी इनका पैसा है, जो कुछ भी है इनका, वो सब कुछ उनको मिलेगा। लेकिन जब तक ये है तो उस पर अधिकार इनका है और इससे कोई इनको रोक नहीं सकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा प्रशासन से, अपने समस्तीपुर के एसपी साहब से। बहुत पीड़ित है ये, और ऐसी पीड़ित अवस्था में आप इन्हें ऐसे छोड़ रहे हैं। कई बार आपसे भी ये निवेदन किए हैं। अभी आवेदन मैं देख रहा था, यह आवेदन आपको दिया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये कहाँ रहे, कैसे रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एसपी साहब से कभी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात हाँ, बिल्कुल मुलाकात हुई है। मेरा मोबाइल खो गया था, उन्होंने मोबाइल मुझको सर्च करा करके दिया है, और उसी दिन जनता दरबार में हमको उन्होंने कहा कि आप आइए चैम्बर में हमसे मिलिएगा। मैं उनसे मिलने भी गया हूं। मैंने जनता दरबार में अपना नाम लिखा करके, उसका नंबर भी इस आवेदन में डाला हुआ है। मैंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने हमसे प्रतिप्रश्न भी किए और मैंने सबका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हमको आश्वस्त किया कि कार्यवाही होगी और इस तरह आपको भटकने हम नहीं देंगे। मैं तो प्रतीक्षा में हूँ। मैं तो सुनता था कि हमारे एसपी साहब बहुत ही योग्य हैं। मैं उनका पोस्ट पढ़ता हूँ, मैं उनके पोस्ट का जवाब भी देता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि ऐसा विद्वान व्यक्ति आज हमारे जिला का कप्तान है। बिल्कुल। और इस तरह के विद्वान कप्तान के रहते हुए जिला को गौरव होना चाहिए, और मुझे भी गौरव है। मगर एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में मैं निश्चित रूप से यह कह रहा हूँ कि शायद मेरी अनदेखी की गई। अगर मेरी अनदेखी नहीं की जाती तो आज मैं इस दुर्दशा को नहीं प्राप्त होता। बिल्कुल सही बात है। ये आवेदन में स्पष्ट दिया गया है कि 2023 के अक्टूबर से, है ना सर, अक्टूबर से ये गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये रोड पे भटक रहे, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन पूरा करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहूंगा एसपी साहब से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास ये अंतिम आवेदन गया है और इसके बाद इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई, हमें न्याय नहीं मिला, तो हम आपके कैंपस में आके और फिर वहां पे आत्मदाह करूंगा, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? ये प्रशासन के पास जाते हैं इसलिए कि हमें न्याय मिले, और आपके पास से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये कहां जाएंगे? एक सामाजिक और सम्मानित व्यक्ति होने के नाते अपनी बेटी के दरवाजे पर पड़े रहना, यह मुझे कहीं से भी स्वीकार नहीं, और मैं नहीं चाहता। यद्यपि हमारी बेटी बार बार हमको यह कहती है कि पिताजी आपको आपकी ज़िंदगी मुझे चाहिए, आपकी संपत्ति से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं जो कुछ भी आपके दामाद कमा के लाएंगे मैं उसी में आपको खिलाऊंगी और आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखूंगी। लेकिन मेरा ज़मीन मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। और हमारे पिताजी ने क्यों मेरे लिए इतनी अपनी संपत्तियाँ अर्जित की? क्यों उन्होंने मुझको जो है सो योग्य बनाया? मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि प्राप्त इस समाज का एक सम्मानित व्यक्ति हूँ या नहीं हूँ? और अगर यही दुर्दिन मुझे देखना था तो मुझे निश्चित रूप से अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और इस समाज के गलन पर बहुत ज़्यादा अफसोस है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। और इस व्यवस्था के प्रति भी मुझे मन में कोई आक्रोश नहीं है, मगर मुझे लगता है कि ये व्यवस्था बिल्कुल उदासीन हो चुकी है इन सारे मामलों पर संज्ञान लेने के मामले में।
सर, आपको धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। लड़ना है और ऐसी कुरीति को खत्म करना है समाज से। इसलिए सर धैर्य रखिए और मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा समस्तीपुर के प्रशासन से कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इनके साथ अन्याय हो रहा है, ये आप सभी लोग जान रहे हैं। इनको कई बार बंद किया गया, आप प्रशासन जाके इन्हें स्वतंत्र करवाए, वहां से इनको मुक्त करवाए, उसके बाद इनका एफआईआर दर्ज नहीं करते। क्या है ये? मैं पुनः हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी समाज में ऐसा कुछ हो रहा है, दिन प्रतिदिन ऐसी चीजें बढ़ती जा रही है। क्या ये रहना चाहिए? क्या ये सही है? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।